मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों को तत्काल अस्पतालों में बेड मिल सके, इसके लिए शासन ने व्हाट्सएप नंबर 9407299563 जारी कर दिया है। इस नंबर को मोबाइल की फोन लिस्ट में सेव करने के बाद व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज में केवल हाय लिखना होता है। उसके बाद इसमें सभी जिलों के नाम के साथ एक कोड लिस्ट आती है। इंदौर में सख्त जनता कर्फ्यू, शनिवार और रविवार को सिर्फ दूध और दवा मिलेगी। उद्योगों में जाने वालों के लिए 3 स्लॉट तय, सुबह 8:30 से 10 बजे तक, शाम से 6 से 7 और रात 1 से 2:30 बजे तक। साइबर अपराध जिले में अपने पैर पसार रहा है। अपनी बातों में बहला फुसलाकर ये शातिर चंद मिनटों में बैंक खाते में जमा मेहनत की कमाई गायब कर रहे हैं। ऐसा एक मामला जिले के कटंगी क्षेत्र का आया है, जहां पीड़ित सविंद्र कौशल के बैंक खाते से शुक्रवार को 5 बार अलग अलग राशि निकाल ली गई है। पीड़ित के अनुसार उनके खाते से घंटे भर में 1,75,000 रुपए निकाल लिए गए। दमोह उपचुनाव में बीजेपी को मिली हार के बाद पुलिस प्रशासन में फेरबदल का दौर जारी है। गृह विभाग ने पुलिस अधीक्षक हेमंत चौहान का तबादला कर दिया है। हेमंत चौहान को दमोह से भोपाल ट्रांसफर कर दिया गया है। डीआर तेनीवार दमोह के नए एसपी होंगे। दमोह उपचुनाव में हार के बाद अब बीजेपी ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। पार्टी ने दमोह से 7 बार के विधायक व पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया का नोटिस जारी किया है, जबकि उनके पुत्र सिद्धार्थ मलैया समेत 5 मंडल अध्यक्षों को निलंबित कर दिया है। राज्य सरकार ने दमोह, रतलाम और गुना के कलेक्टरों को बदल दिया है। गुना के कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम को रतलाम जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि रतलाम कलेक्टर गोपाल चंद्र डांड को मंत्रालय में अपर सचिव बनाया गया है। उपचुनाव होने के बाद कलेक्टर तरुण राठी को हटाकर मंत्रालय में उप सचिव पदस्थ किया गया है। मध्य प्रदेश की राजगढ़ पुलिस जरूरतमंदों को प्लाज्मा डोनेट करेगी। राजगढ़ पुलिस ने मरीजों के साथ ही जिले के अन्य लोगों को जागरूकता का पाठ पढ़ाने के साथ ही प्लाज्मा डोनेशन की राह तैयार की है। पुलिस ने अपील की है कि जिन्हें प्लाज्मा की आवश्यकता है वह राजगढ़ पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। जबलपुर में 18 से ऊपर वाले लोगों को जिले में 14 सेंटर्स में वैक्सीनेशन हो रहा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी सेंटर्स स्कूल, मंदिर, कम्युनिटी हॉल में बनाए गए हैं। शनिवार 8 मई को जिले में कुल 1490 लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए मैसेज भेजे गए हैं। कोरोना महामारी के दौरान जीवन रक्षक दवा, रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त हो गई है। प्रदेश में अवैध रूप से कई गुना कीमत पर रेमडेसिविर और ऑक्सीजन के सिलेंडर बेचने वाले 21 आरोपियों के खिलाफ कलेक्टर द्वारा एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की कार्रवाई के आदेशों को गृह विभाग ने मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश में 4 राज्यों के लिए बस सेवा 15 मई तक बंद कर दी गई है। प्रदेश में लॉकडाउन की वजह से परिवहन विभाग ने यह कदम उठाया है। इसके लिए विभाग ने शुक्रवार के नए आदेश जारी कर दिए। इसमें कहा गया है कि अब 15 मई तक उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के लिए बस सेवाएं पूरी तरीके से बंद रहेंगी। सागर में तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया है। कई इलाकों में बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में 9 मई से 13 मई तक आंधी तूफान के साथ बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सागर जिले के बीना पहुंचे। बीना रिफाइनरी के सहयोग से चक्की गांव में बन रहे 1000 बिस्तर के अस्थायी कोविड अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। बता दें, मुख्यमंत्री 15 दिन के अंदर दूसरी बार बीना पहुंचे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते ही इस अस्पताल का तैयार किया जा रहा है। सरकार इसे कई महीनों के अंत तक शुरू करना चाहती है। इस अस्पताल से सागर सहित विदिशा, गुना और अशोकनगर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। वहीं हेलीपैड पर केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री की आगवानी नगरीय प्रशासन और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह, सांसद राज बहादुर सिंह, बीना विधायक महेश राय के साथ कमिश्नर मुकेश शुक्ला, कलेक्टर दीपक सिंह, एसपी अतुल सिंह भी उपस्थित रहे।
सागर के बीनाचक में बन रहे अस्थायी 1000 बिस्तर के कोविड अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पेट्रोलियम मंत्री और प्राकृतिक मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी साथ रहे। सर ये एयरफोन चल रहा है, इंडस्ट्रियल कूलर्स बड़े वाले हैं, वो लगभग में इसके अंदर 4 टन के आसपास। जी हाँ जी, क्योंकि सर वो पूरा अपन जीआई शीट से इसको पैक भी कर रहे हैं, तो वो अंदर उसका एयर टेम्परेचर और उसको सर पक्का सीमेंट फ्लोरिंग कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो पूरा ड्रेनेज का सिस्टम और ड्रेनेज का फायर बाकी सारे इंतजाम कर देंगे। ये सर अपना जो हॉस्पिटल कोरोना के खिलाफ युद्ध जारी है और पीड़ित संक्रमित मरीजों के इलाज के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, नई व्यवस्थाएं भी बनाई जा रही है। एक तरफ जहां हम सभी जिलों में ऑक्सीजन प्लांट्स लगा रहे हैं ताकि भविष्य में ऑक्सीजन की कमी को पूरी तरह से दूर किया जा सके। आज भी ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन आ रही है, इसमें 6 टैंकर लद के आ रहे हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति हो या संक्रमित भाई बहनों के इलाज की उपचार की व्यवस्था हो, सरकार समाज के साथ मिलकर युद्ध स्तर पर लगी हुई है। लेकिन ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए एक विकल्प हमको मिला बीना रिफाइनरी के द्वारा। यहां ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता है, लेकिन आज दिक्कत यह है कि हम उस ऑक्सीजन को दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, ऐसी व्यवस्था नहीं है। और इसलिए हमने तय किया कि जहां ऑक्सीजन है वहीं एक अस्पताल बना दिया जाए, प्यासे को कुएं के पास ही ले आए जिसको जरूरत है। और इसलिए बीना रिफाइनरी के पास जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन पर आधारित एक कोविड का अस्पताल रिफाइनरी के पास बनाने का फैसला सरकार ने किया है। और आज रिफाइनरी के साथ मिलकर जो अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं, कंप्रेसर की व्यवस्था करना जिससे ऑक्सीजन को पेशेंट्स के पलंग तक पहुंचाया जा सके, वहां ऐसा अस्पताल खड़ा करना जिसको पानी से और आग से भी जो सुरक्षित हो, आने वाले पेशेंट्स की सारी व्यवस्थाएं बिस्तर से लेकर इलाज तक की उसकी व्यवस्था करना। उसके लिए आज हमने ये बैठक रखी थी और जितने एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, डीआरडीओ के हमारे मित्र आए हैं टेक्निकल सपोर्ट के लिए, अहमदाबाद से टीम आई है जो ऑक्सीजन लाइन बिछाने के काम में जुटेगी, लगेगी। हमारी सारे प्रदेश के प्रमुख विभाग जो इस काम में लगेंगे वो आए हैं। और फिर अस्पताल के सपोर्ट से जो बेहतर इलाज दे सके, ये अस्पताल चलेगा तो उसकी व्यवस्था भी आज हमने करने का प्रयास किया है। और मुझे ये बताते हुए संतोष है कि विस्तार के साथ चर्चा हुई है, सारी चीजें हमने टाई अप की है। चूंकि हमको पानी और आग से बचाने की भी, सुरक्षा देने की भी पूरी व्यवस्था करनी है और कोविड का कोई ठिकाना नहीं है, ये कितने दिन तक चलेगा। इसलिए लंबे समय तक ये अस्पताल चल सके वैसा स्ट्रक्चर भी बनाना है, तो मजबूत स्ट्रक्चर बने, आज इसके बारे में चर्चा हुई है। वैसा स्ट्रक्चर बनाने में लगभग 15 दिन लगेंगे, ऐसा आज हम लोगों ने जब डिस्कशन किया तो पता चला। तो युद्ध स्तर पर वो स्ट्रक्चर भी बनेगा, उसके साथ साथ ऑक्सीजन की लाइनें बिछाना, यहाँ ऑक्सीजन टैंक से ऑक्सीजन वहां ले जाने की व्यवस्था करना, रोड्स, पीने का पानी, भोजन की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाओं की चर्चा हुई है। और मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर, ये टीम मिलकर जल्दी इस अस्पताल की व्यवस्था कर लेगी जहाँ कोविड के, कोरोना के हमारे पेशेंट्स का इलाज होगा।
आज मैं हमारे पेट्रोलियम मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। उनके सहयोग से इस वीना रिफाइनरी में जो हमारे पास ऑक्सीजन उपलब्ध है उस पर आधारित कोविड के अस्पताल का निर्माण तो हो ही रहा है, काम तेजी से चल रहा है और जिस तेजी से काम चल रहा है हमें विश्वास है कि 25 मई को हमारे अस्पताल का एक फेज लगभग 200 बिस्तर का हम मरीजों के उपचार के लिए उपलब्ध करा पाएंगे। प्रसन्नता की बात यह है कि यहाँ की जो ऑक्सीजन थी उसका टेस्ट हो गया और मेडिकली यूज के लिए वो परफेक्ट है, मरीजों के लिए वो बिल्कुल उपयुक्त है। तो ये अस्पताल का हमारा फर्स्ट फेज 25 मई तक उपचार करना प्रारंभ कर देगा और आगे भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए लगातार हम उसका विस्तार जैसी आवश्यकता होगी वैसा जारी रखेंगे। तैयारियां परफेक्ट है, परिपूर्ण हैं। लेकिन आज मंत्री जी का मैं इसलिए और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि यहां ऑक्सीजन की और उपलब्धता है। 90 मीट्रिक टन के लगभग 91 मीट्रिक टन के 2 ऑक्सीजन प्लांट यहां है और अगर यहां बॉटलिंग प्लांट की स्थापना हो जाएगी तो यहां से ऑक्सीजन को सिलेंडर में भर के हम दूसरे स्थानों पर भी भेज पाएंगे। जब उनकी जानकारी में यह तथ्य आया तो तत्काल उन्होंने ये कहा कि 25 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सिलेंडरों में भर के इस पूरे संभाग में और आसपास जहां आवश्यकता है वहां पहुंचाई जा सके, इसके प्रोजेक्ट को उन्होंने स्वीकृति दी है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में जो कंप्रेसर इत्यादि की आवश्यकता, भी एक कंप्रेसर आ रहा था, उन्होंने कहा कि नहीं, एक नहीं 4 कंप्रेसर यहाँ लगेंगे और बॉटलिंग का काम भी यहाँ होगा ताकि इस अस्पताल में तो उपयोग हो ही ऑक्सीजन का, जहाँ ज़रूरत है वहाँ भी हम ऑक्सीजन को भेज पाएँ। बीना रिफाइनरी ने और उनके मंत्रालय ने बहुत स्नेहपूर्वक हमको सहयोग किया है। अभी भोपाल में हमारी बैठक है, वहाँ गैल भी ऑक्सीजन प्लांट लगाए, इस पर भी चर्चा होने वाली है। प्रदेश में और ऑक्सीजन की आपूर्ति से लेकर इलाज की सुविधाओं के विस्तार तक हर एक मामले में उनका सहयोग मिल रहा है और उनका यहाँ आना बहुत उपयोगी। नमस्कार, दमोह उपचुनाव अपडेट के साथ मैं हूं शुभम सैनी। सुबह 8 बजे से शुरू हुई वोटों की गिनती 19वें राउंड तक पहुंच चुकी है और आपको बता दें कि शुरू से ही कांग्रेस के प्रत्याशी अजय टंडन बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन 19वें राउंड में थोड़ी बढ़त कम हुई है। आपको बता दें कि कांग्रेस से राहुल लोधी जो भाजपा में हाल ही में शामिल हुए थे, उनको भाजपा ने उम्मीदवार बनाया था। वहीं कांग्रेस से जिलाध्यक्ष रहे अजय टंडन कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। आपको बता दें कि ये चुनाव बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ पर बना हुआ था, लेकिन दमोह की जनता बिकाऊ या टिकाऊ किसको अपनाती है ये तो देखना होगा। दमोह विधानसभा उपचुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में भाग लेने के कारण भारतीय जनता पार्टी ने दमोह जिले के अपने 5 मंडल अध्यक्षों और प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के जिला संयोजक सिद्धार्थ मलैया को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के निर्देशानुसार की गई इस कार्रवाई के साथ साथ पूर्व विधायक जयंत मलैया को भी दमोह विधानसभा उपचुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मलैया परिवार ही दमोह की जनता बिकाऊ या टिकाऊ किसको अपनाती है ये तो देखना होगा। नमस्कार, मैं रुद्र प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हो सागर लाइव। कल दमोह विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आए, जिसमें कांग्रेस के अजय टंडन ने 17,897 मतों से भाजपा के प्रत्याशी रहे राहुल लोधी को हरा दिया है। फिर क्या था, पूरे दमोह में इस बात की चर्चा ने तूल पकड़ लिया कि जो भाजपा की हार हुई है उसमें कहीं न कहीं जयंत मलैया का योगदान है। फिर क्या था कि जब रिजल्ट के पूरे नतीजे आए उसके बाद राहुल लोधी ने मीडिया से चर्चा में कह दिया कि मेरी हार की जो वजह है वो जयंत मलैया परिवार है।
पूर्व मंत्री जयंत मलैया की तरफ है। मलैया परिवार ही पूर्ण रूप से चुनाव हराने का जिम्मेदार है। उनका खुद का वार्ड हार गए। सिद्धार्थ मलैया के पास पूरे शहर की जिम्मेदारी थी, शहर एक तरफा हार गए। कार्रवाई होना चाहिए। आप तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपको जो है अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई, फिर शहर अकेले का कैसे? ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण क्योंकि जयंत मलैया परिवार को विधानसभा की बागडोर सौंपी गई थी और इनके ऊपर पूरा दायित्व था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जयंत मलैया खुद के वार्ड से भाजपा को हरा दिया और उनके लड़के को भी शहर की जो बागडोर दी गई थी उन्होंने भी शहर में सही से काम नहीं किया, जिसका बड़ा कारण हुआ कि कांग्रेस से भाजपा इस विधानसभा उपचुनाव में हार गई। चुनाव होता है, कोई जीतता है कोई हारता है। अगर हम हार जाएं तो मेरा मानना है कि हमें उसको जब्त करना चाहिए, और जीत जाएं तो जैसे कहते हैं अपने उबराना नहीं चाहिए। मैं भी 7 चुनाव जीतने के बाद पिछला चुनाव श्री राहुल सिंह से 790 वोट से हार गया। हालांकि मेरे पास तो बताने को वैध कारण भी है कि आदरणीय डॉक्टर रामकृष्ण जी कुशमरिया खड़े हो गए। साथ ही राहुल लोधी ने अपने बयान में कहा है कि कांग्रेस के पास तो कार्यकर्ता ही नहीं थे, कांग्रेस के पास उतनी अच्छी टीम भी नहीं थी कि वो जीत सके, तो वह जीते कैसे। तो कहीं ना कहीं जो जयंत मलैया का परिवार है या जयंत मलैया है उनकी इसमें योगदान है। तो ये सब कल बयान आया था, तो सीधे तौर पे राहुल लोधी ने अपनी हार का ठीकरा जयंत मलैया पर थोप दिया है। अब इसके बाद प्रदेश की राजनीति में क्या है और भाजपा में अंदर कलेश की भी राजनीति अब इस चुनाव से शुरू हो गई है, या कह सकते हैं कि भीतर घातियों की इस चुनाव से उजागर हो गए हैं। और कहीं ना कहीं अगर ऐसा ही इनका राहुल लोधी का कहना है तो दोनों तरफ से कुछ ना कुछ आगे देखने को मिल सकता है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। मलैया परिवार ही दमोह की जनता बिकाऊ या टिकाऊ किसको अपनाती है ये तो देखना होगा। प्रशासन द्वारा सागर जिले में झूलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में बुधवार के दिन जेसी नगर में नायब तहसीलदार वैभव बैरागी और जेसी नगर थाना प्रभारी एम.के. जकेत द्वारा एक झूलाछाप डॉक्टर पर कार्रवाई की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार जेसी नगर के लालपुरा में झूलाछाप डॉक्टर देवेंद्र कुशवाहा, जिसके पास कोई डिग्री नहीं थी लेकिन क्लिनिक में एलोपैथिक उपचार करते हुए मिले, जिस पर नायब तहसीलदार ने कार्रवाई कर एफआईआर दर्ज करवाई है। वहीं नायब तहसीलदार वैभव बैरागी ने जानकारी देते हुए बताया कि झूलाछाप डॉक्टर देवेंद्र कुशवाहा बिना डिग्री के एलोपैथिक उपचार करते हुए पाए गए, जिस पर कार्रवाई की गई है। इनके साथ ही उन्होंने बताया कि जेसी नगर सामुदायिक केंद्र में डॉक्टरों की कमी के बारे में जिला कलेक्टर को अवगत कराया गया है। शीघ्र ही डॉक्टरों की कमी को दूर किया जाएगा। वहीं नगर में झूलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई की सूचना मिलने पर नगर में अन्य झूलाछाप डॉक्टर अपनी अपनी क्लिनिक बंद करके भाग गए। तो आज आपने कार्रवाई की है बिना डिग्री वाले डॉक्टरों पर, क्या कार्रवाई की और कितने डॉक्टरों पर ये कार्रवाई की? श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देश प्राप्त हुए थे एवं एसपी सर के कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में बिना डिग्री के झोलाछाप डॉक्टर इलाज कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी है। उस संबंध में मेरे द्वारा एवं थाना प्रभारी हम लोगों की संयुक्त टीम के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि जयसी नगर में एक डॉक्टर देवेंद्र कुशवाहा जो एलोपैथी इलाज कर रहे हैं लेकिन इनके पास कोई डिग्री नहीं है, ये फाइनल ईयर BA MS के छात्र हैं, अतः उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। दुकान को मौके पर सील किया गया है और हम थाना प्रभारी को इसमें प्रतिवेदन लिख रहे हैं, उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, प्रायः देखने में आता है ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टरों की कमी है, इसके बाद वो अस्पताल में भी कोई डॉक्टर नहीं है वर्तमान में, तो क्या व्यवस्था की गई आपके द्वारा बेहतर में? आपके द्वारा मेरे संज्ञान में ये बात लाई गई है। इस संबंध में मैं वरिष्ठ अधिकारियों को, श्रीमान कलेक्टर महोदय को और CMHO साहब को अवगत कराएंगे और जल्दी ही हम इस समस्या से निराकरण इसका करेंगे। वाली अभी नहीं आने वो तो नहीं आई, कच्चे आम का टेस्ट लेना वो एक मेडिकल वाले ने दी थी। चल रही है,
कोविड 19 को लेके अभी जो हमारे प्रमुख कार्य चल रहे हैं उसमें एक तो वैक्सीनेशन का कार्य है। जैसी नगर में जो 45 प्लस के व्यक्तियों का वैक्सीनेशन होना था वो अधिकांश कार्य हो चुका है। लगभग 6000 लोग अभी बचे हुए हैं। प्रतिदिन हम यहाँ पर 100 लोगों के लिए वैक्सीन भेज रहे हैं। आज हमको निरीक्षण में पता लगा कि अभी कुछ लोग कम आ रहे हैं, तो हमने सीओ जनपद पंचायत और तहसीलदार साहब की जिम्मेदारी निर्धारित करी है कि वो सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिदिन कम से कम 100 लोग यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए आएँ। दूसरा, हमने कोविड 19 का जो संक्रमण है उसके बारे में समीक्षा की है। लगभग 40 यहाँ पर एक्टिव केस अभी हैं। हमने ये अपेक्षा की है कि सभी एक्टिव केस को, क्योंकि जैसी नगर का जो कोविड केयर सेंटर है वो काफ़ी अच्छा है, वहाँ पर डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वहाँ पर इलाज, भोजन, साफ़ सफाई सभी व्यवस्थाएं सुचारू हैं। तो हमारी ऐसी अपेक्षा है कि अगर ये सभी एक्टिव केस एक बार अगर CCC में आ जाएंगे तो एक तो हम इनका इलाज करके इनको ठीक करके घर भेज सकेंगे। इसके साथ ही जब लोग होम आइसोलेटेड रहते हैं तो कई बार घर के लोग भी संक्रमित हो जाते हैं, तो हम उससे भी बच सकेंगे। तो मैं जैसी नगर के सभी नागरिकों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि एक बार अगर हम सभी पॉजिटिव केसेस को CCC में ले आएँ तो हम जैसी नगर ब्लॉक को कोविड 19 से मुक्त कर लेंगे। इसके साथ ही जो हमारा तीसरा प्रमुख काम चल रहा है वो किल कोरोना सर्वे का चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ पंचायत ग्रामीण विकास और राजस्व विभाग के भी कर्मचारियों को ड्यूटी लगाई है। ये लोग डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं और जहाँ भी हमको कोई बुखार वाले या सर्दी खांसी वाले या बीमार व्यक्ति मिलते हैं, इसकी सूची तुरंत ANM को और विकासखंड में दी जाती है। सभी जगह हमने पर्याप्त मेडिकल किट की व्यवस्था भी कर दी है। तत्काल ऐसे रोगियों के उपचार की भी व्यवस्था की जाती है और उनको ये सलाह दी जाती है कि वो लोग आइसोलेट रहें ताकि उनकी बीमारी दूसरों को नहीं फैले। तो जैसी नगर में जो व्यवस्थाएं हैं, काफ़ी कुछ व्यवस्थाएं हो गई हैं। कुछ व्यवस्थाओं में हमको शायद सुधार करने की आवश्यकता है, तो उसके बारे में आज निर्देश दिए गए हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि सभी लोग मिलकर इसको करेंगे। वैक्सीनेशन है 45 प्लस के कम लोग आ रहे हैं सामने, मगर 18 प्लस के काफ़ी युवा जी 18 प्लस का जो एक्चुअली वैक्सीन है उसका जो काम है अभी प्रारंभिक रूप से 5 ही केंद्र इसके लिए स्थापित किए गए थे। कल मैं समझता हूं कि जो अभी आज प्लानिंग हो रही है प्रत्येक विकासखंड में अब उसका शुरू हो जाएगा, लेकिन 18 प्लस के लोगों का जो वैक्सीनेशन है वो प्री रजिस्ट्रेशन से ही होगा। तो मैं जैसी नगर के निवासियों से अनुरोध करूंगा कि वो जो कोविन पोर्टल है उसमें अपना वो पहले से रजिस्ट्रेशन कराएं। 18 प्लस का भी वैक्सीनेशन जैसी नगर में शीघ्र शुरू हो जाएगा। सर हमारे जिला कलेक्टर दीपक सिंह ने पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह के साथ मंगलवार दोपहर जैसी नगर के ज्ञानोदय कोविड केयर सेंटर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जब कलेक्टर को जानकारी मिली कि कोविड केयर सेंटर में वर्तमान सिर्फ 5 मरीज भर्ती हैं, जबकि क्षेत्र में कोविड के 33 मरीज एक्टिव हैं और 50 मरीज संदिग्ध हैं, जिसे उन्होंने खासी नाराजगी जाहिर की है और अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि इतना बड़ा कोविड केयर सेंटर जैसी नगर में है, इसके बावजूद सेंटर में मरीज भर्ती क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर मरीज घर पर रहेंगे तो संक्रमण ज्यादा फैलने का खतरा है। सभी मरीजों को कोविड केयर सेंटर में भर्ती करने के उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं। नायब तहसीलदार और मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिए। इसके बाद उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बनाए गए वैक्सीनेशन केंद्र का भी निरीक्षण किया, जहां वैक्सीनेशन प्रतिशत कम होने पर भी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन 100 लोगों का वैक्सीनेशन हर हाल में करना है। उन्होंने लोगों को जागरूक करने और वैक्सीनेशन प्रतिशत बढ़ाने के लिए SDM, नायब तहसीलदार और मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोविड केयर सेंटर में सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने जेसी नगर में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए भी जल्दी वैक्सीनेशन केंद्र शुरू करने की बात कही है। सागर कलेक्टर ने जेसी नगर के कोविड केयर सेंटर व वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया। एक्टिव मरीज ज्यादा होने के बावजूद कोविड केयर सेंटर में 5 मरीज भर्ती होने पर नाराजगी भी जताई। इसके अलावा वैक्सीनेशन प्रतिशत भी कम होने पर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। वो अधिकांश कार्य हो चुका है। लगभग 6000 लोग अभी बचे हुए हैं। प्रतिदिन हम यहाँ पर 100 लोगों के लिए वैक्सीन भेज रहे हैं। आज हमको निरीक्षण में पता लगा कि अभी कुछ लोग कम आ रहे हैं, तो हमने सीओ जनपद पंचायत और तहसीलदार साहब की जिम्मेदारी निर्धारित करी है कि वो सुनिश्चित। जिला कलेक्टर दीपक सिंह ने पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह के साथ मंगलवार दोपहर जैसी नगर के ज्ञानोदय कोविड केयर सेंटर का औचक निरीक्षण किया।
इस दौरान जब कलेक्टर को जानकारी मिली कि कोविड केयर सेंटर में वर्तमान सिर्फ 5 मरीज भर्ती हैं, जबकि क्षेत्र में कोविड के 33 मरीज एक्टिव हैं और 50 मरीज संदिग्ध हैं, जिसे उन्होंने खासी नाराजगी जाहिर की है और अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि इतना बड़ा कोविड केयर सेंटर जैसी नगर में है, इसके बावजूद सेंटर में मरीज भर्ती क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर मरीज घर पर रहेंगे तो संक्रमण ज्यादा फैलने का खतरा है। सभी मरीजों को कोविड केयर सेंटर में भर्ती करने के उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं। नायब तहसीलदार और मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिए। इसके बाद उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बनाए गए वैक्सीनेशन केंद्र का भी निरीक्षण किया, जहां वैक्सीनेशन प्रतिशत कम होने पर भी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन 100 लोगों का वैक्सीनेशन हर हाल में करना है। उन्होंने लोगों को जागरूक करने और वैक्सीनेशन प्रतिशत बढ़ाने के लिए एसडीएम, नायब तहसीलदार और मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोविड केयर सेंटर में सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने जेसी नगर में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए भी जल्दी वैक्सीनेशन केंद्र शुरू करने की बात कही है। हमने पर्याप्त मेडिकल किट की व्यवस्था भी कर दी है। तत्काल ऐसे रोगियों के उपचार की भी व्यवस्था की जाती है और उनको ये सलाह दी जाती है कि वो लोग आइसोलेट रहें ताकि उनकी बीमारी दूसरों को नहीं फैले। तो जैसी नगर में जो व्यवस्थाएं हैं, काफ़ी कुछ व्यवस्थाएं हो गई हैं। कुछ व्यवस्थाओं में हमको शायद सुधार करने की आवश्यकता है, तो उसके बारे में आज निर्देश दिए गए हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि सभी लोग मिलकर इसको करेंगे। सर, वैक्सीनेशन है 45 प्लस के कम लोग आ रहे हैं सामने, मगर 18 प्लस के काफ़ी युवा जी 18 प्लस का जो एक्चुअली वैक्सीन है उसका जो काम है अभी प्रारंभिक रूप से 5 ही केंद्र इसके लिए स्थापित किए गए थे। कल मैं समझता हूं कि जो अभी आज प्लानिंग हो रही है प्रत्येक विकास खंड में अब उसका शुरू हो जाएगा, लेकिन 18 प्लस के लोगों का जो वैक्सीनेशन है वो प्री रजिस्ट्रेशन से ही होगा। तो मैं जैसी नगर के निवासियों से अनुरोध करूंगा कि वो जो कोविन पोर्टल है उसमें अपना वो पहले से रजिस्ट्रेशन कराएं। 18 प्लस का भी वैक्सीनेशन जैसी नगर में शीघ्र शुरू हो जाएगा। सर, हमारी मोतीनगर थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार में प्रशासन ने क्लिनिक पर छापा मारकर उसे सील कर दिया। यहां पर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर मरीजों का एलोपैथिक इलाज कर रहा था, जिसके बाद प्रशासन ने यह कार्यवाही की। मोतीनगर थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार में प्रशासन ने क्लिनिक पर छापा मारकर उसे सील कर दिया है। यहाँ पर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर मरीजों का एलोपैथिक इलाज कर रहा था, जिसके बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। कलेक्टर दीपक सिंह के द्वारा कोरोना समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के बाद सिटी मजिस्ट्रेट CL वर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुरेश बौद्धिक के द्वारा झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस क्रम में मंगलवार को मोतीनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए आयुर्वेदिक डॉक्टर अजय विश्वकर्मा पर कार्रवाई की गई है। बता दें, सिटी मजिस्ट्रेट CL वर्मा ने बताया कि आयुर्वेदिक डॉक्टर के द्वारा अवैधानिक तरीके से एलोपैथिक उपचार किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि संबंधित डॉक्टर के पास जो डिग्री नहीं है वह उसके अंतर्गत इलाज कर रहा था, जो कि मरीजों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ है। संबंधित डॉक्टर के अस्पताल में मरीज भी भर्ती पाए गए थे, जिन्हें शासकीय अस्पताल में शिफ्ट करा दिया गया है और डॉक्टर विश्वकर्मा के अस्पताल को सील कर दिया गया है। यहाँ मोतीनगर थाना क्षेत्र में श्री अजय विश्वकर्मा नाम के एक डॉक्टर के द्वारा, जिनको आयुर्वेदिक की डिग्री प्राप्त है, उनके द्वारा वर्तमान में जो अभी महामारी फैली है उसका एवं अन्य गंभीर बीमारियों का भी इलाज एलोपैथिक पद्धति, चिकित्सा पद्धति से किया जा रहा था, जिसकी शिकायत प्राप्त होने पर जांच की गई तो वह वास्तविकता सत्य पाई गई और 8-10 लोगों को यहाँ भर्ती किए थे, बॉटल लगाए थे, जबकि इनको बॉटल लगाने का या इस प्रकार के इलाज करने का कोई भी किसी प्रकार से डिग्री प्राप्त नहीं है, ना अधिकार है। तो फिर इनके ऊपर के सर क्या कार्रवाई की गई है? कौन सी मामला? कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में तभी इनकी जो हॉस्पिटल डिस्पेंसरी है उसको सील कर दिया गया है। जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो अपने दस्तावेज या पेश करेंगे, उसके बाद में जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। कोरोना मरीजों का उत्साह बढ़ाने के लिए सागर मेडिकल कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीजों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए इलाज के साथ गाना सुनाकर किया जा रहा उत्साहित। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का। सागर के अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर में भर्ती कोरोना मरीजों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले दिनों जिला अस्पताल में डॉक्टर द्वारा भर्ती मरीजों के लिए शंकर जी की आरती सुनाकर पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए प्रयास किए जा रहे थे। ऐसे ही सागर के रहली विधानसभा क्षेत्र के गढ़ा कोटा में
मंत्री गोपाल भार्गव के पुत्र अभिषेक भार्गव द्वारा कोविड केयर सेंटर बागवान की शुरुआत की गई थी, जिसमें मरीजों को बेहतर इलाज देने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा मरीजों को ठीक करने के लिए और मनोरंजन के हिसाब से नर्सिंग स्टाफ द्वारा गाना बजाकर उत्साहवर्धन लगातार किया जा रहा है। साथ ही रोजाना गणेश जी की आरती सभी लोग करते हैं और यही कारण है कि यहाँ से कई मरीज रोजाना ठीक होकर घर वापस लौट रहे हैं। अरे हेलो, हम बोल रहे। अरे ये कह रहे हैं दादा, कल वो तुम ना जैसी नगर में ना सबके इलाज वो फोन करके बुला लो और कह देना सब बिल्कुल सब लोग आओ और ज्यादा से ज्यादा संख्या आने चाहिए। सबके इलाज है ना, हम बिल्कुल मंत्री जी का आदेश है, सबके इलाज हम बिल्कुल कोरोना के बारे में बताने वाले हैं। जानकारी तो जितनी ज्यादा भीड़ जुटा सके सबको बुला लो, सबको हम जानकारी देने वाले हैं कोरोना के बारे में। हाँ भाई साहब, हम आपसे बात कर रहे हैं। तो भैया मध्य प्रदेश में लॉकडाउन लगा हुआ है और गवर्नमेंट शासन अपील कर रही है कि अपने अपने घरों में रहो, मगर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत विधानसभा के सुर्खी विधानसभा के विधायक कुछ अलग ही चल रहे हैं। ये मानता हूं कि आप अपने वोटरों का भरपूर ख्याल रखते हैं, ढोलक मंजीरा उन्हें समय समय पे आप मनोरंजन के लिए देते रहते हैं और आपने अपने प्रचार में भी जिस तरीके से महिलाओं का नाच करवा के वोटरों की आपने एंटरटेनमेंट किया है उसके भी आप काबिल तारीफ है। पर ये हम इसमें थोड़ा सा हम आपको टोकना चाहते हैं भाई साहब। लफड़ा कहाँ है? लफड़ा ये है कि जब मध्य प्रदेश में लॉकडाउन लगा है और जब सभी लोग अपने अपने घरों में रहने के लिए सरकार और गवर्नमेंट अपील कर रही है कि अपने घरों में रहो, तो आपको राजनीति को ऐसा कौन सा चस्का लगो है कि आप अपने क्षेत्र में जाके ना जनता को इकट्ठा करके उन्हें कोरोना के बारे में ज्ञान पेल रहे हो कि आप जाओ गांव को पूरी नाकाबंदी करो, गांव में कोरोना कर्फ्यू लगाओ, गांव का कोई आदमी बाहर का गांव में ना आए, गांव में सैनिटाइज कराओ, सबको मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी रखना है गांव में। दूसरी बात कि 1 से 1.5 साल हो चुका है और जनता पूरी तरह से समझ गई है कि कोरोना क्या है, यहाँ तक कि कोरोना के फूफत सालों को भी पहचान गई है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और आप भी अपने बढ़िया रॉयल पैलेस में बैठो, क्योंकि शादियाँ तो इस बार है नहीं है, तो बढ़िया आपकी पैलेस भी खाली है, तो बढ़िया फुटबॉल क्रिकेट की व्यवस्था करो और वहाँ आप बढ़िया रेस्ट करो, क्योंकि जनता को परेशान कर रहे होगे। आपका एक ये हमारे पास कल जैसे फोटो हमारे रिपोर्टरों ने भेजी थी कि बिलहरा में आप जाकर बस स्टैंड पे और भीड़ इकट्ठी करके अपने विधानसभा में और उन्हें आप ज्ञान पेल रहे हो कोरोना के बारे में। तो भाई साहब इतनी ज़रूरत नहीं है, अपने घरे बैठो और बढ़िया अपने रॉयल पैलेस है ही लमसम लग्जरी होटल, तो अपने वहाँ टाइम पास करो। पहले भी आप कोरोना पॉजिटिव रह चुके हैं तो आपका ज्ञान थोड़ा उनके लिए नहीं झिलेगा और कहीं ना कहीं यह आप जो भीड़ इकट्ठी कर रहे हो तो इससे भी जनता को नुकसान है और जो कोरोना गाइडलाइन का जो है उसका पालन नहीं हो पा रहा है और फिर जनता पे आप लठ पड़वा तो कोरोना का पालन नहीं कर रहे हैं, तो कैसे करें पालन। तो आज का यह प्रोग्राम खास आपके लिए था, तो बिल्कुल ऐसे ही करो कि अब शांति से जनता को अपने घर बैठने दो और आप भी बैठो। साथ ही जनता से अपील है कि अपने घरे रहो, ऐसे बाहर मत निकलो और हाथ समय समय पे धोते रहो, क्योंकि अभी आपको बहुत चीज़ों से हाथ धोना है। आपको अपने बच्चों की शिक्षा से हाथ धोना है, आपको एक अपने रोजगार से हाथ धोना है, आपको जो भारत की अर्थव्यवस्था है उससे हाथ धोना है, और जो अभी शादियाँ वगैरह हैं उनमें पंगत करने जो मिलती थी उससे भी अब आपको हाथ धोना है। तो क्या है कि घर पे रहिए और हाथ धोते रहिए। नमस्कार।
रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए कैंट पुलिस ने सागर स्टेशन से घेराबंदी कर पकड़ा आरोपी। एमआर मुखबिर की सूचना पर ग्राहक बनकर पहुंचा। पुलिस आरक्षक मनीष 70,000 में 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन की हुई थी डील, मौके पर ही दबोचा। सदर निवासी एमआर हर्षित केशरवानी पर हुआ मामला दर्ज। रेमडेसिविर इंजेक्शन कहां से आए, इसकी भी की जा रही है जांच। कैंट थाना प्रभारी समरजीत सिंह और टीम की बड़ी कार्रवाई। कोरोना से भयावह स्थिति बनती जा रही है। अकेले बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में बीते 24 घंटे के दौरान 24 से अधिक मरीजों की मौत हो गई है। इनमें से अधिकांश कोविड अस्पताल में भर्ती थे। मर्चुरी के चारों फ्रीजर खराब पड़े हैं। 100 सड़ने तक की कगार पर पहुंच रहे हैं। अव्यवस्थाओं व सहयोग न मिलने के बाद शव प्रबंधन में जुटे मर्चुरी प्रभारी डॉक्टर शीलेन पटेल ने प्रभारी के पद से इस्तीफा दे दिया है। बीएमसी की मर्चुरी के हालात काफी खराब हो गए हैं। यहां शव रखने की जगह नहीं बची, डेथ बॉडी रखने की जगह नहीं बची। कोरोना रिपोर्ट के इंतजार में कई कोविड अस्पताल के मृतकों की देह को 10 से 20 घंटे तक रखना पड़ रहा है। यहां शव रखे रखे डिस्पोज होने तक की नौबत बन रही है। मंगलवार रात से दोपहर तक यहां 23 शव पहुंच चुके थे। सूत्रों के अनुसार बीएमसी की मर्चुरी में शवों को रखने के लिए 4 फ्रीजर हैं, लेकिन ये कई महीनों से बंद पड़े हैं। पूर्व में इन्हें सुधरवाया गया था, लेकिन पेमेंट न किया गया। बीते दिनों पुनः फ्रीजर सुधरवाने के कर्मचारी आए थे, लेकिन फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग के एचओडी द्वारा लिखित में वर्क ऑर्डर न दिए जाने से वह वापस चले गए। पुराना भुगतान भी नहीं किया गया। इधर सुनवाई न होने, बार बार लिखने के बावजूद व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होने, फ्रीजर न सुधरवाने, शव प्रबंधन कमेटी के अन्य सदस्यों के निष्क्रिय होने से आहत होकर शव प्रबंधन व मर्चुरी के काम से इस्तीफा दे दिया है। वहीं इस मामले में बीएमसी प्रबंधन मीडिया से बचता नजर आ रहा है। कितने हो गए टोटल यहाँ पे? अरे हेलो, हम बोल रहे। अरे ये कह रहे हैं दादा, कल वो तुम ना जैसी नगर में ना सबके इलाज वो फोन करके बुला लो और कह देना सब बिल्कुल सब लोग आओ और ज्यादा से ज्यादा संख्या आने चाहिए। सबके इलाज है ना, हम बिल्कुल मंत्री जी का आदेश है, सबके इलाज हम बिल्कुल कोरोना के बारे में बताने वाले हैं। जानकारी तो जितनी ज्यादा भीड़ जुटा सके सबको बुला लो, सबको हम जानकारी देने वाले हैं कोरोना के बारे में। हाँ भाई साहब, हम आपसे बात कर रहे हैं। तो भैया मध्य प्रदेश में लॉकडाउन लगा हुआ है और गवर्नमेंट शासन अपील कर रही है कि अपने अपने घरों में रहो, मगर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत विधानसभा के सुर्खी विधानसभा के विधायक कुछ अलग ही चल रहे हैं। ये मानता हूं कि आप अपने वोटरों का भरपूर ख्याल रखते हैं, ढोलक मंजीरा उन्हें समय समय पे आप मनोरंजन के लिए देते रहते हैं और आपने अपने प्रचार में भी जिस तरीके से महिलाओं का नाच करवा के वोटरों की आपने एंटरटेनमेंट किया है उसके भी आप काबिल तारीफ है। पर ये हम इसमें थोड़ा सा हम आपको टोकना चाहते हैं भाई साहब। लफड़ा कहाँ है? लफड़ा ये है कि जब मध्य प्रदेश में लॉकडाउन लगा है और जब सभी लोग अपने अपने घरों में रहने के लिए सरकार और गवर्नमेंट अपील कर रही है कि अपने घरों में रहो, तो आपको राजनीति को ऐसा कौन सा चस्का लगो है कि आप अपने क्षेत्र में जाके ना जनता को इकट्ठा करके उन्हें कोरोना के बारे में ज्ञान पेल रहे हो कि आप जाओ गांव को पूरी नाकाबंदी करो, गांव में कोरोना कर्फ्यू लगाओ, गांव का कोई आदमी बाहर का गांव में ना आए,
गांव में सैनिटाइज कराओ, सबको मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी रखना है गांव में। दूसरी बात कि 1 से 1.5 साल हो चुका है और जनता पूरी तरह से समझ गई है कि कोरोना क्या है, यहाँ तक कि कोरोना के फूफत सालों को भी पहचान गई है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और आप भी अपने बढ़िया रॉयल पैलेस में बैठो, क्योंकि शादियाँ तो इस बार है नहीं है, तो बढ़िया आपकी पैलेस भी खाली है, तो बढ़िया फुटबॉल क्रिकेट की व्यवस्था करो और वहाँ आप बढ़िया रेस्ट करो, क्योंकि जनता को परेशान कर रहे होगे। आपका एक ये हमारे पास कल जैसे फोटो हमारे रिपोर्टरों ने भेजी थी कि बिलहरा में आप जाकर बस स्टैंड पे और भीड़ इकट्ठी करके अपने विधानसभा में और उन्हें आप ज्ञान पेल रहे हो कोरोना के बारे में। तो भाई साहब इतनी ज़रूरत नहीं है, अपने घरे बैठो और बढ़िया अपने रॉयल पैलेस है ही लमसम लग्जरी होटल, तो अपने वहाँ टाइम पास करो। पहले भी आप कोरोना पॉजिटिव रह चुके हैं, तो आपका ज्ञान थोड़ा उनके लिए नहीं झिलेगा और कहीं ना कहीं यह आप जो भीड़ इकट्ठी कर रहे हो तो इससे भी जनता को नुकसान है और जो कोरोना गाइडलाइन का जो है उसका पालन नहीं हो पा रहा है और फिर जनता पे आप लठ पड़वा तो कोरोना का पालन नहीं कर रहे हैं, तो कैसे करें पालन। तो आज का यह प्रोग्राम्स खास आपके लिए था, तो बिल्कुल ऐसे ही करो कि अब शांति से जनता को अपने घरे बैठने दो और आप भी बैठो। साथ ही जनता से अपील है कि अपने घरे रहो, ऐसे बाहर मत निकलो और हाथ समय समय पे धोते रहो, क्योंकि अभी आपको बहुत चीज़ों से हाथ धोना है। आपको अपने बच्चों की शिक्षा से हाथ धोना है, आपको एक अपने रोजगार से हाथ धोना है, आपको जो भारत की अर्थव्यवस्था है उससे हाथ धोना है, और जो अभी शादियाँ वगैरह हैं उनमें पंगत करने जो मिलती थी उससे भी अब आपको हाथ धोना है। तो क्या है कि घर पे रहिए और हाथ धोते रहिए। नमस्कार। सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने नरियावली नाका मुक्तिधाम का निरीक्षण कर मृतकों के परिजनों से बातचीत की। साथ ही विधायक की अपील पर समाज सेवियों द्वारा शमशान घाट पर 2 ट्रक लकड़ी दान दी। सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से लोगों की शिकायतें मिल रही थी कि मुक्तिधाम में काफी अनियमितताएं हैं और मृतकों के परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। किसके बाद सागर विधायक शैलेंद्र जैन आज नरियावली नाका मुक्तिधाम पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने मुक्तिधाम का निरीक्षण किया और जिस स्थान पर कोरोना पॉजिटिव मृत्यु अंतिम संस्कार किए जाते हैं वहां पहुंचकर मृतकों के परिजनों से मुलाकात की, उनसे हालचाल जाना। विधायक जैन ने बताया कि शमशान में लगभग 16 लोगों की टीम अंतिम संस्कार के कार्य में लगी हुई है, जो बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं, निरंतर लोगों की सेवा कार्य कर रही हैं। आज मैं उनके उत्साह वर्धन के लिए भी यहाँ आया हूँ और शिकायतों के निराकरण के लिए भी यहाँ आया हूँ। शिकायतों के मद्देनजर ऐसा कोई भी उसे सामने नहीं आया है जिसे शिकायतों की पुष्टि हो सके, परंतु यहाँ कार्यरत टीम को सख्त निर्देशित किया गया है। यदि कोई भी शिकायत संज्ञान में लाई गई और वह अगर उसकी पुष्टि होती है तो आप लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं विधायक जैन की प्रेरणा से पूर्व पार्षद प्रतिभा रामेश्वर चौबे एवं टिम्बर एसोसिएशन द्वारा एक ट्रक लकड़ी शमशान घाट में उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा मुक्तिधाम में बने रहे दूसरे शवदाह गृह का भी निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, इस अवसर पर प्रमुख रूप से भाजपा नगर अध्यक्ष विक्रम सोनी, दीपक राजौरिया, डॉक्टर दशरथ मालवीय, गोलू कोरी, प्रवीण रिशारिया, बलराम राय उपस्थित रहे। 1 नंबर से लेके जैसे आज 12 आ चुकी हैं और 2 ये हैं, ऐसे 14 परिजनों की डेड बॉडीज आई हुई हैं। उनको उसी प्रोटोकॉल के हिसाब से, नंबरिंग के हिसाब से उनको अंतिम संस्कार करने की हमने व्यवस्था बनाई है, ताकि इस तरह का कोई कन्फ्यूजन हो। भाई साहब, यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से कुछ व्यवस्थाएं नहीं हो रही हैं, जैसे कि पीपीटी किट वगैरह है जो डेड बॉडी से निकाल के यहीं पर पड़ी रहती हैं और जला भी और चिताओं के साथ उसको जलाया जा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा है। अभी मैंने भी इस पर ध्यान दिया कि कुछ हमारी पीपीटी किट और जो उसका जो अवशेष हैं वो यहाँ पड़े हुए हैं। यहाँ पे गायें भी हैं, यहाँ पे कुत्ते भी घूम रहे हैं, कहीं भी कैसे संक्रमण फैल सकता है। तो उसका जो मेडिकल वेस्ट है, मेडिकल वेस्ट को उसी तरह से डिस्पोज ऑफ करने की एक पद्धति है। एक हाई टेम्परेचर पे उस मेडिकल वेस्ट को हम डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो आज उनको इस बात की भी हिदायत दी है। ये किसका काम है सर? निगम का काम है? किसका काम है? नहीं, ये निगम का काम। मगर वो अपने काम से तो बचते दिख रहा है। नहीं,
उनमें सहमति दी है और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ पे वो जो लेफ्ट हैं और ये उनके पीपीई किट के जो यूज्ड पीपीई किट्स हैं उनको फाइनली किसी एक बंद कंटेनर में रख के और उसको प्रॉपर स्थान तक पहुँचाएंगे जहाँ पे मेडिकल वेस्ट का डिस्पोज ऑफ होता है। भाई साहब सुनने में आ रहा था कि आपके द्वारा भी लकड़ी दी जा रही है यहाँ पर, तो आज ये दी गई है, तो क्या है? हमारे मित्र लोग आप लोग पे भारी पड़ जाएगा। सागर की विशेष किशोर इकाई को सोमवार को सूचना मिली कि सुर्खी थाना अंतर्गत ग्राम करैया में एक नाबालिग का विवाह हो रहा है। इसके बाद विशेष किशोर इकाई व चाइल्ड लाइन की टीम सुर्खी पुलिस के साथ ग्राम करैया पहुंची और परिजनों से मिले और नाबालिग बच्ची के दस्तावेज देखे, जिसमें बच्ची की उम्र 13 वर्ष 9 माह पाई गई। इसके बाद विशेष किशोर इकाई पुलिस से ज्योति तिवारी ने बच्ची के परिजनों को समझाइश दी। उनसे कहा कि नाबालिग की शादी करवाना कानूनी अपराध है। इसके बाद बच्ची की मां ने बताया कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ये हमें कॉलर द्वारा सूचना दी गई थी कि एक नाबालिग बच्ची की शादी हो रही है। इसका आवेदन कोर्ट से भी आया था हमारे पास। इसमें लड़की की उम्र 13.5 वर्ष है और जब हमें सूचना मिली तो मैं थाना प्रभारी जो सुर्खी है उनसे कांटेक्ट किया और उन्होंने हमें स्टाफ के साथ वहाँ रवाना हुई और वहाँ जाके देखा तो वास्तव में लड़की बहुत छोटी है और माँ बाप का वही एक अपना जो रहता है कि बच्ची की ऐसी परेशानी है, पिता नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, इस टाइप से हम सब मतलब बता रहे थे हमें। पर चूँकि बच्ची बहुत छोटी है तो हमने उनको समझाया, थोड़ी सी हमें वो बताना पड़ा हर चीज़ के लिए, पर इसके बाद वो दोनों सभी लोग मान गए और हम ये बाल विवाह रोक पाए। इस कारण से हम बच्ची की शादी कर रहे हैं। इसके बाद विशेष किशोर इकाई की ज्योति तिवारी ने समझाते हुए कहा कि बच्ची की उम्र अभी कम है और आप 18 वर्ष पूर्ण हो जाने पर बच्ची की शादी कर सकते हैं। इसके बाद परिजन मान गए और 18 वर्ष पूर्ण हो जाने पर शादी करने की बात कही। ओरिजिनल नहीं है, राशन नहीं मिलता, ये तो कुछ नहीं मिलता है। तो तुम कहाँ से कैसे क्या करती हो? सबको गाँव में जैसे राशन मिलता है कंट्रोल से आ जाओ एक दूसरे को मिला। अब्दुल्लागंज में भ्रमण के दौरान प्रशासन को पंकज देसराज किराना दुकान पर दुकानदार द्वारा आयुर्वेदिक दवाई की आड़ में किराना सामान विक्रय करते पाया गया था। नायब तहसीलदार गौहर चंचल जैन ने दुकान में ग्राहक की उपस्थिति होने पर दुकान सील कर दी व दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। ज्ञात हो कि क्षेत्र में कई दुकानदार बाहर से शटर गिराकर अंदर से धंधा कर रहे हैं, जो कि इस महामारी में काफी खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि पुलिस व प्रशासन ऐसे लोगों की भनक लगते ही तुरंत कार्रवाई कर रहा है। जाना कि आपका वार्ड कैसे हार गए, आपकी पोलिंग कैसे हार गए, आपको शहर की जिम्मेदारी दी, शहर कैसे हार गए। ऐसा नहीं लगता आपको कि बाहर के कार्यकर्ता और नेता थोप दिया और स्थानीय लोगों को महत्व नहीं मिला इस कारण से? कांग्रेस के पास कार्यकर्ता ही नहीं थे, तो सोची समझी तय रणनीति के तहत इलेक्शन हुए। जो पोलिंग हम कांग्रेस में रह के जीते वो हमने भाजपा में जिता दी और वो हम भाजपा की यहाँ शहर की पोलिंग हार गए, जो वार्ड हम कभी नहीं हारे। तो ये भी एक सवाल बनता ना, नेताओं से पूछना बनता है कि आपको शहर की जिम्मेदारी दी थी, आप क्या करते रहे? आपका इशारा किन की तरफ है? पूर्व मंत्री जयंत मलैया की तरफ है। मलैया परिवार ही पूर्ण रूप से चुनाव हराने का जिम्मेदार है। उनका खुद का वार्ड हार गए। सिद्धार्थ मलैया के पास पूरे शहर की जिम्मेदारी थी, शहर एक तरफा हार गए। कार्रवाई होना चाहिए। आप तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपको जो है अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई, फिर शहर अकेले का कैसे? ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण सफलता मिली जितनी हमें पहले राउंड से लेकर के देखिए। नहीं, वो तो आप पूरा ग्रामीण का देखेंगे जो ट्रेंड है उसमें अपन जीते हुए हैं। तो ये जो शहर जो हारे और ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए, निष्कासन होना चाहिए। जो लोग बोलते हैं कि पार्टी हमारी माँ है और उसके बाद अपन गद्दारी करते हैं। मैं शिवराज जी थे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी थे, आदरणीय वीडी भाई साहब थे, सभी लोग थे, आदरणीय मलैया जी बैठे हुए थे। तो उन्होंने मुझसे बोला कि राहुल ऐसा ना हो कि कल को चुनाव जीत जाओ और बड़ा मलेरा टाइप फिर तुम बोलो कि हमने काम नहीं किया। तो हमने उनसे बोला कि भाई साहब पोलिंग बताएंगी ना, जब आपकी पोलिंग जीतेगी तो हम आप पे जवाब उठा ही नहीं, सवाल उठा ही नहीं पाएंगे। तो जब आपकी पोलिंग नहीं जीती, आपका वार्ड नहीं जीता और आप इतने लंबे समय से 35 वर्षों से राजनीति कर रहे हैं, सवाल तो बनता है कि किसने जीता घात किया। मैं तो खुले रूप से आरोप लगाता हूँ कि मलैया परिवार की पूरी रणनीति सफल हुई और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हारी। बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता हूँ और मैं तो मांग करता हूँ कि ऐसे लोगों को निष्कासित करना चाहिए।
आप इतने लंबे समय पार्टी के अंदर रहे और आपको पार्टी ने सब कुछ दिया, और आज यदि प्रत्याशी बदला और दमोह में मेडिकल कॉलेज आ रहा था। किल कोरोना अभियान को लेकर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह के निर्देश के बाद हर जिले में कोविड सहायता केंद्र स्थापित किए जाने हैं। सागर में 8 जोनों में अलग अलग स्थान पर ये सेंटर बनाए गए हैं। इन सेंटरों पर प्रभारी अधिकारी के साथ 3 कर्मचारियों का स्टाफ मौजूद रहेगा। केंद्र पर प्रभारी महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग से समन्वय कर कोविड सेंटर संचालित करेंगे। बता दें, शुक्रवार को संत कबीर वार्ड और संत कंवर राम वार्ड में बनाए गए कोविड सहायता केंद्र का नगर विधायक शीलन जैन और निगम आयुक्त आरपी अहरवार ने निरीक्षण कर सफलतम शुरुआत कराई है, जिसको लेकर विधायक जैन ने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में लोग अस्पतालों में जाने से कतरा रहे हैं। उनकी सुविधा अनुसार कोविड सहायता केंद्र बनने से आसानी से भी किसी भी समस्या से निदान पा सकते हैं। अगर कोई कोरोना लक्षण वाला व्यक्ति है तो उसे कोरोना किट भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे वह होम आइसोलेशन में रहकर स्वस्थ हो सके। ज़्यादा है तो फिर उनको हमें हॉस्पिटलाइज करना है, और अगर लक्षण थोड़े बहुत हैं तो अपने पास पूरी दवाइयों की किट मिलेगी। उस किट में सारी दवाइयाँ जो कोरोना से लड़ने में हमारी मदद करेगी, तो हमें वो दवाइयाँ की किट उनको देना है। रिपोर्ट आ जाएगा, रिपोर्ट कितने दिन में आ रही है? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। तो 5 दिन हम क्या करते हैं, चीज़ों को बिगाड़ देते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो सबको बनाने की है वो है टाइम मैनेजमेंट। आपने अगर समय पे रहते हुए इलाज शुरू कर, आप नीचे बैठ जाओ, ठीक है। 3 वार्ड का सेंटर बनेगा ही, किसी को भी लग रहा है जरा सा भी, हम ये चाहते कि जरा सा भी लगे ना तो तुरंत आ। नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को पत्रकार जगत की ओर से, पत्रकार मित्रों की ओर से, स्वयं अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने पत्रकार जगत के लिए एक शुभ संदेश दिया है, और पत्रकार जो अधिमान्य पत्रकार हैं उनको कोविड वॉरियर के रूप में चिन्हित करके उनको वो सारी सुविधाएं जो कोविड वॉरियर्स को मिलती हैं, वो तमाम सुविधाएं ऐसे पत्रकार मित्रों को देने का उन्होंने ऐलान किया है। निश्चित रूप से साधुवाद है, लेकिन ये देखने में आया है एक बहुत बड़ा वर्ग जो है जो फील्ड में काम कर रहा है, लेकिन वो अधिमान्य पत्रकार नहीं है। उनके सहयोगी के रूप में अनेक साथी, कुछ छायाकार हो सकते हैं, अन्य लोग जो रिपोर्टिंग करने वाले मित्र होते हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं। एक बड़ी संख्या ऐसे मित्रों की है जिनको भी कोविड वॉरियर के रूप में चिन्हित किया जाना आवश्यक है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, और इस संबंध में मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक पत्र भी लिखा है कि गैर अधिमान्य पत्रकार मित्र जो हैं उनको भी कोविड वॉरियर के रूप में चिन्हित किया जाए और उनको भी वो सारी सुविधाएं मिल सके। सागर में सैनिटाइजर से शराब बनाकर बेचने वाले के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। मोतीनगर थाने क्षेत्र के सिंधी कैंप में रहने वाले सूरज पंजाबी सैनिटाइजर को जहरीली शराब के साथ के रूप में लोगों को बेच रहा था। मोतीनगर थाना पुलिस ने 19 सीसी सैनिटाइजर जब्त कर मामला दर्ज किया है, जिसके बाद सागर कलेक्टर के आदेश अनुसार रासुका लगाकर जेल भेजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट सागर लाइव। सैनिटाइजर जो कि वो शराब के रूप में उसका विक्रय कर रहा था, और उसको वो पकड़ा गया था और उस पर जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया था 49 से 34 आबकारी एक्ट के तहत। इस पर से आज पुलिस अधीक्षक महोदय के प्रतिवेदन पे माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा जो है NSA के तहत निरोधादेश जारी किया गया है, और निरोधादेश के तहत उसको गिरफ्तार करके जेल जो है दाखिल कराया गया। आज
मैं धन्यवाद देता हूं मध्य प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री जी को। हम लोग सब लगे हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़े। कभी बिना रिफाइनरी की जो गैसियस फॉर्म पे ऑक्सीजन यहाँ इंटरनल यूज के लिए रहती थी, कभी हम लोगों को आवश्यकता नहीं थी उसको मरीजों की काम पे लाने के लिए। लेकिन हमारे देश की डॉक्टर्स और टेक्नोक्रेट दोनों ने मिलके ये समाधान निकाला कि ये भी संभव हो सकता है, जिसके तहत मध्य प्रदेश शासन और बिना रिफाइनरी दोनों मिलके 200 बेड के हॉस्पिटल तो बनाएंगे, लेकिन आगे चल के 3000 बोतल प्रतिदिन जंबो साइज की लगभग 25 मेट्रिक टन की प्रतिदिन सप्लाई चेन की यहाँ है स्थायी रूप में मध्य प्रदेश की मेडिकल इकोसिस्टम पे, इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम पे हम एक नई, इस क्राइसिस ने हमको एक नया सृजन यहाँ करने का मौका दे रहा है। आज उसकी हम लोगों ने निर्णय किया। इसमें मध्य प्रदेश की सामान्य लोगों की चिकित्सा सेवा में बहुत सहूलियत होगी। भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों मिलकर इस प्रदेश के नागरिकों को निश्चित रूप में जो जिम्मेवारी हमको लोगों ने दिया है उसको हम पूरा करेंगे। देखो परमानेंट तो विदिशा और इधर सागर दोनों में तो मेडिकल कॉलेज है, आईसीयू बेड हैं, लेकिन ये तो एक इमरजेंसी है, लोगों को दिक्कत है। हम इसको चुनौती को स्वीकार करते हुए और ऑक्सीजन बेड हम जगह जगह पे खड़ा कर पाए, इसकी ये कोशिश।